अच्छा, ये आपको एक मैप नजर आ रहा है। ये बेसिकली क्लस्टरिंग के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये क्लस्टरिंग कैसे परफॉर्म हुई है, ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप को यूज किया गया है और फिर उसको इस तरीके से मैप किया गया है। ठीक है, ये मैं इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे आपको ले जा रहा हूँ। तो वहां पर इसकी डिटेल थोड़ी सी ज्यादा दी हुई है। तो हम वो भी देख लेते हैं कि उस डिटेल में हमें क्या चीज पता लगती है। तो मैं इसकी वेबसाइट आपको शो करवा रहा हूँ। ये इसकी वेबसाइट है और ये वर्ल्ड पॉवर्टी जो मैप है, तो ये 39 कंट्रीज का 1992 में ये कंपाइल किया गया था। और इसमें बहुत सारे कॉलम्स थे, एक डेटा सेट था, बहुत सारे कॉलम्स थे। ठीक है, जिसमें से उन्होंने डेटा यूज करना था। और जो कंट्रीज थी वो 39 कंट्रीज थी। तो ये राइट साइड पे उसकी दी हुई है। लेकिन ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप को यूज करते हुए ये बनाया गया था। तो ये उसका ओरिजिनल आपको नजर आ रहा है। तो इसमें कलर कोड दिए हुए कि जो एक जैसी इनकम है जिनकी, तो उनको क्लस्टर कर दिया गया है कि ये एक ही कलर में नजर आ रहे हैं, फिर ये एक कलर में नजर आ रहे हैं, ये कलर में, ये कलर में नजर आ रहे हैं, ये कलर में नजर आ रहे हैं। तो ये काफी एक जो रियल वर्ड एग्जांपल जो है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप की, ये दिखाई हुई है। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप बेसिकली क्लस्टर करता है डेटा को, और वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एक एग्जांपल है हमारे पास। तो अभी हम अपने प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम को हम समझते हैं, पढ़ते हैं और हल करते हैं कि ये काम कैसे होगा। तो ये मेरे पास उसकी स्लाइड है। इस स्लाइड को मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप है उसको कोहनन नेटवर्क भी कहते हैं। कोहनन नेट या सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप जो है वो इज एन अनसुपरवाइज्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फॉर क्लस्टरिंग। पहला काम तो ये कि ये क्लस्टरिंग करता है। जब एक क्लस्टरिंग हो जाए तो फिर हम विजुलाइज भी कर सकते हैं उसको, कोई भी कलर स्कीम दे के, कोई काम करके। ठीक है, और साथ में एक और काम कर देता है कि ये डायमेंशंस को रिड्यूस करता है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए एज ए आई स्टूडेंट के जी। डायमेंशंस क्या होते हैं हमारे डेटा के अंदर? तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो हमारे डायमेंशन कहलाती है। ठीक है, तो अगर मेरे पास जो डेटा सेट है वो कोई 10 कॉलम्स के ऊपर है, तो मैं अगर डायमेंशन रिड्यूस कर रहा हूं तो इसका मकसद क्या है कि मैं अपने डेटा को 10 कॉलम से रिड्यूस करके 2 कॉलम या 3 कॉलम या 4 कॉलम तक लेके आ रहा हूं। तो उसकी अपनी टेक्निक से ये नहीं करते कि हम उन कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं, डिलीट नहीं करना होता। उसमें फिर डायमेंशन रिडक्शन होती है। ठीक है, जिसमें एक तरीके कार तो एसओए में उससे भी कर सकते हैं, और फिर दूसरे जो तरीके कार हैं वो हमारे पास होते हैं इसके जिस तरह प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है, पीसीए परफॉर्म करते हैं, या फिर आईसीए होता है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस होता है, आईसीए या पीसीए। उससे हम जो यूजफुल कॉलम्स होते हैं वो हम अ, उसको हम रिटर्न करते हैं और बाकी कॉलम्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। कैसे करते हैं उसका अपना तरीकेकार है, खैर ठीक है। वो हमारे इस कोर्स का पार्ट नहीं। जब एमएल पढ़ते हैं तो उसमें पीसीए करवाना होता है, तो पीसीए उसमें पढ़ लिया होगा आपने। तो ये होता है। ठीक है जी। उसके बाद एसओएम्स आर टाइप ऑफ एएनएन। ये एएनएन के तरीके से काम करता है, दैट लर्न्स टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ लोअर डायमेंशन स्पेस। और लोअर डायमेंशन स्पेस, अभी ये मैंने आपको जो मैप दिखाया था ये वाला, तो इसमें देखिए 39 कंट्रीज हैं। 39 कंट्रीज का मकसद क्या है कि इसकी डायमेंशन जो आउटपुट की है वो 39 है। 39 आउटपुट का मकसद क्या है कि 39 क्लस्टर्स हैं इसके। ठीक है, 39 क्लस्टर्स हैं इसके। तो उनको जो हायर डायमेंशन का जो डेटा है उसको लोअर डायमेंशन में ये ट्रांसफॉर्म कर देता है, और नॉर्मल ये 2 डायमेंशन पे भी लेकर आ जाता है। अभी जो एग्जांपल हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास ये है कि ये इनपुट मेरे पास है
इनपुट मेरे पास 4 न्यूरॉन्स की है और इसको ये मैप करवा रहा है 2 न्यूरॉन के ऊपर। ये आउटपुट नहीं है इसकी, ये याद रखिएगा, ये आउटपुट न्यूरॉन नहीं है, ये क्लस्टरिंग हो रही है। इसको 2 क्लस्टर के अंदर वो क्लस्टर कर रहा है। काम कैसे करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी हम थोड़ी देर में इसकी तरतीब समझते हैं इसकी। ठीक है जी। तो ये जो डायमेंशन है इसकी 4 कॉलम्स की, 4 जो इनपुट फीचर्स की डायमेंशन है और आउटपुट या फिर उसके जो क्लस्टरिंग है 2 ग्रुप्स के अंदर क्लस्टर करके दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये इसके कनेक्शंस दिए हुए जिस तरह न्यूरल नेटवर्क होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसमें बाइस नहीं होता। एसओएम के अंदर जो प्रोसेसिंग न्यूरॉन्स होते हैं उसके ऊपर बाइस नहीं होता। और दूसरा, इसमें mx प्लस बी वाला फार्मूला भी अप्लाई नहीं होता, इसके ऊपर कोई एक्टिवेशन भी नहीं होती। ठीक है जी। ये वाली चीज जो अब तक हमने एएनएन के अंदर देखी है कि वो एक फार्मूले से कैलकुलेट करता है जिसे हम कहते हैं कि जी mx प्लस बी, फिर एक्टिवेशन फंक्शन होता है सिग्माइड या रेलो, तो उससे ये कैलकुलेशन करता है। तो एसओएम के अंदर ये चीजें नहीं होती। ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं, ये हमारे पास आर्किटेक्चर दिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इनपुट डेटा है x1 x2 x3 x4। ठीक है जी। इसका मकसद क्या है कि ये 4 रोज का डेटा है, 4 रोज है। ठीक है। पहले एक रो को प्रोसेस करेंगे, फिर दूसरी रो को प्रोसेस करेंगे, फिर तीसरी रो को प्रोसेस करेंगे और आखिर में चौथी रो को प्रोसेस करेंगे। ठीक है जी। तो जो पहली रो है उसमें x1 का डेटा, जो पहले वाला न्यूरॉन है उसकी वैल्यू 1 है, x2 है इसकी वैल्यू 0 है, x3 है इसकी वैल्यू 1 है और x4 है इसकी वैल्यू 0 है। तो ये पहली रो के अंदर इस तरीके से रो 2 आ जाएगी, इसमें पहले वाले न्यूरॉन की वैल्यू 1 है, दूसरे की 0 है, तीसरे की भी 0 है, चौथे की भी 0 है। फिर रो 3 आ जाएगा, तो रो 3 में सारे न्यूरॉन्स की वैल्यू 1 1 है, तो इसकी भी 1 हो जाएगी, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1 हो जाएगी। और आखिरी रो के अंदर जो पहला न्यूरॉन है इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी और इसकी 0 होगी। ठीक है जी। तो ये आउटपुट है हमारे पास इसकी, या फिर जो नंबर ऑफ क्लस्टर करेगा वो ये y1 y2। इसमें लर्निंग रेट इस्तेमाल होता है क्योंकि ये एक मॉडल है, अपने आप को अपडेट करेगा, तो अपडेट करने के लिए उसको एक लर्निंग रेट की जरूरत होती है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो इनिशियल वेट्स हैं, इनिशियल वेट्स वो क्या है हमारे पास 0.3, 0.3 मेरे पास किसके लिए, y1 के लिए। y1 के ऊपर जो न्यूरॉन आ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, y1 के ऊपर जो न्यूरॉन आ रहे हैं उसके 0.3 है। तो जो पहला न्यूरॉन आ रहा है उसका जो इस वाले इनपुट से आ रहा है उसकी वैल्यू 0.3 है, फिर 0.5 है, फिर 0.7 है और फिर 0.2 है। इसी तरीके से जब हम y2 की बात करें तो y2 के जो वेट्स है वो ये दिए हुए हैं। तो पहले वाले के 0.6 है, फिर 0.5 है, 0.4 है और 0.2 है। यहां तक कोई सवाल हो, ये ना हो कि आगे जब कैलकुलेशन करें तो फिर आप कहें कि सर ये पता नहीं कहां से वैल्यू आ गई, मुझे तो याद ही नहीं है। तो ये वेट्स हैं y1 y2 के लिए, ये यूनिट 1 लिखा हुआ है, यूनिट 1 y1 है हमारा और यूनिट 2 y2 है। तो इसके ऊपर 4 इनपुट्स आ रही हैं, तो इसकी तरतीब ये दी हुई है कि 0.3 0.5 0.7 0.2। इसी तरीके से यूनिट 2 की भी 4 इनपुट्स आ रही हैं, तो इसकी तरतीब भी दी है 0.6 0.5 0.4 0.2। ठीक है जी। ये हमारा आर्किटेक्चर का डिजाइन है और इसको अभी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अगले स्क्रीन पे इसका फार्मूला आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन यहां तक प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ सकते हैं। है किसी का क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं पहले। अब इसकी कैलकुलेशन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें पहले वाली रो हमने उठानी है 1011 या 1010। ठीक है, 1010 जो रो है उसको हमने उठा लिया और ये हम दोनों के लिए कैलकुलेशन करेंगे, दोनों न्यूरॉन के ऊपर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। आउटपुट वाली की बात कर रहा हूं, लेकिन रो का डेटा यही होगा। ठीक है जी।
पहली दफा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। यूनिट 1 के लिए कैलकुलेट करना क्या है, यूक्लिडियन डिस्टेंस सिर्फ कैलकुलेट करेंगे। ये भी आपने पढ़ा होगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है, और ये स्क्वायर्ड डिस्टेंस है, ठीक है, स्क्वायर्ड है। तो डी स्क्वायर का मकसद क्या है कि स्क्वायर्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बस सिर्फ, ठीक है जी। कैसे करेंगे, 0.3 माइनस 1, 0.5 माइनस 0, 0.7 माइनस 1, 0.2 माइनस 0। तो ये वाली कैलकुलेशन 0.3 माइनस 1, 0.5 माइनस 0, 0.7 माइनस 1 और 0.2 माइनस 0, और इनको आपस में सम कर लेना है। तो जो जवाब आ जाएगा वो हमारे पास आ गया 0.87। तो पहला जो यूनिट है या y1 है, उसके साथ इस ट्रेनिंग एग्जाम्पल का डिस्टेंस आ गया 0.87, ठीक है जी। अब यूनिट 2 के साथ भी इसका डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ठीक है जी। तो यूनिट 2 के साथ इसका डिस्टेंस जो मेजर है वो हमारे पास क्या है, ये वाला तरीके का है, यूक्लिडियन डिस्टेंस ही 0.6 माइनस 1, 0.7 माइनस 0, 0.4 माइनस 1, 0.3 माइनस 0, और इनको आपस में सम करना है। तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब दो डिस्टेंस आ गए हमारे पास, ठीक है जी। तो रो 1 का डिस्टेंस y1 के साथ और y2 के साथ कैलकुलेट हो गया। अब हमने सिर्फ ये बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस किसका है। जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो न्यूरॉन विन करेगा। हम ये कह रहे हैं कि जी यूनिट 1 विंस। यूनिट 1 क्यों विन कर रहा है, क्योंकि यूनिट 1 का डिस्टेंस यूनिट 2 के रेस्पेक्ट में कम है, 0.87 है, और यूनिट 2 का डिस्टेंस 1.1 था। तो यहां पर यूनिट 1 विन कर गया है। विन करने के बाद होगा क्या अभी, यूनिट 1 जब विन करेगा तो अब हम वेट अपडेट की तरफ जाएंगे। अब हम वेट अपडेट पूरे नेटवर्क के नहीं करेंगे, जो न्यूरॉन विन कर गया है सिर्फ उसके वेट अपडेट होंगे। अब न्यूरॉन 1 विन कर गया है तो न्यूरॉन 1 या यूनिट 1 के वेट ये थे 0.3, 0.5, 0.7, 0.2। अब सिर्फ इसको अपडेट किया जाएगा और उसके बाद फिर दूसरी आइट्रेशन चलेगी, लेकिन वो अगली रो के लिए होगी। इस रो को दोबारा नहीं चलाना इसके ऊपर। अगली रो हमारे पास थी 1 0 0 0, उसको फिर चलाएंगे इन वेट्स के ऊपर। यूनिट 2 के वेट्स तो वही पुराने होंगे, लेकिन यूनिट 1 के जो अपडेट हो जाएंगे, अपडेट होंगे कैसे अभी मैं करवा के दिखाता हूं आपको वो भी, ठीक है। लेकिन जो अपडेटेड वेट आ जाएंगे यूनिट 1 के, उसके ऊपर फिर जो रो नंबर 2 थी जो हमारे डेटा सेट की थी, वो उसके ऊपर अपना उस रो को हम कैलकुलेट करेंगे। फिर उसका जो डिस्टेंस आता है यूनिट 1 के साथ यूनिट 2 के साथ, फिर जो न्यूरॉन विन करेगा उसके वेट अपडेट की तरफ हम जाएंगे। अभी हम अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। ये आ जाएगा यूनिट 1 हमारे पास विन कर गया था, तो यूनिट 1 जो विन कर गया था तो अब उसके हमने वेट अपडेट करने हैं सिर्फ यूनिट 1 के, क्योंकि यूनिट 2 लूज कर गया था, उसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना। अब ये देख रहे हैं ये जो कैलकुलेशन के बाद सिर्फ यूनिट 1 के वेट अपडेट हुए, यूनिट 2 के वेट अभी भी पुराने ही चल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं यूनिट 2 के वेट पुराने 0.6, 0.7, 0.4, 0.3। तो ये यूनिट 2 के अभी भी वेट्स वही हैं, लेकिन यूनिट 1 के वेट्स अपडेट हो गए। कैसे अपडेट हुए अभी मैं बताता हूं। ये देखें यूनिट 1 के पुराने वेट्स ये थे 0.3, 0.5, 0.7, 0.2। अब अपडेट होकर क्या हो गए 0.72, 0.2, 0.88, 0.08। तो ये अपडेट हो गए। अपडेट हुआ कैसे, ये इसका फार्मूला है, ठीक है जी। तो यूनिट जो विन हुआ है उसके न्यू वेट जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि जो उस न्यूरॉन के ओरिजिनल वेट है, ये ओरिजिनल वेट आ गए 0.3, 0.5, 0.7 और 0.2, ये ओरिजिनल वेट आ गए, प्लस लर्निंग रेट टाइम्स लर्निंग रेट टाइम जो एक्स है, एक्स ओरिजिनल जो रो है जिसके ऊपर अभी न्यूरॉन विन किया था, जिसके ऊपर न्यूरॉन ने विन किया था, विन किसके ऊपर किया था, इस रो के ऊपर विन किया था।
तो ये रो माइनस करंट वेट, ठीक है जी। तो क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये याद रखिएगा कि ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये वाली वैल्यूज एक्स माइनस वेट्स। तो इनको पहले सॉल्व करेंगे, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगी। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे हो रही है? आप देखिए 1 में से 0.3 जा रहा है, 1 में से 0.3 गया तो 0.7 आ गया। फिर 0 में से 0.5 जा रहा है तो माइनस का 0.5 आ गया। फिर 1 में से 0.7 जा रहा है तो 0.3 आ गया। 0 में से 0.2 जा रहा है तो माइनस का 0.2 आ गया, ठीक है जी। जब ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा तो ये ब्रैकेट ओपन हो गई है। अब आपने क्या करना है, 0.6 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये स्केलर है और ये वेक्टर है। जब स्केलर एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो उसकी सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 0.6 जो है 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.42। 0.6 को जब माइनस 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा माइनस का 0.3। 0.6 को 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.18। इसी तरीके से 0.6 को माइनस 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा माइनस का 0.12। तो अब ये आपने यहां तक ये वाला जो एक्सप्रेशन है सॉल्व कर लिया। अब आपने सिर्फ क्या करना है, पुराने वेट के साथ इन वेट को सिर्फ सम अप कर देना है। ये सम का है या ऐड करना है। तो 0.3 और 0.42 ये हो जाएगा 0.72। 0.5 और -30, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसका जवाब जो हो जाएगा 0.2 आ जाएगा, क्योंकि लार्जर वैल्यू जो है, बड़ी वैल्यू 0.5 है और छोटी वैल्यू 0.3 है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जवाब 0.2 आ जाएगा। 0.7 में से 0.7 प्लस 0.18 तो ये आ जाएगा 0.88। और इस तरीके से 0.2 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.08। तो ये नए वेट कैलकुलेट हो गए इस फार्मूले के तहत न्यूरॉन 1 या यूनिट 1 के लिए। तो इस कैलकुलेशन में कोई आपको सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं पहले।